बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद उम्मीद थी कि शांति आएगी, लेकिन धरातल पर तस्वीर इसके उलट है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार और कट्टरपंथी तत्वों की बढ़ती सक्रियता ने गंभीर संकट खड़ा कर दिया। सबसे बड़ा खतरा 1 करोड़ 30 लाख बांग्लादेशी हिंदुओं के अस्तित्व पर है। सुरक्षा के दावे और लिंचिंग की हकीकत। बांग्लादेश में दीपू से लेकर अमृत तक हिंदुओं की लिंचिंग की घटनाएं महज इत्तेफाक नहीं। जब भीड़ सड़कों पर न्याय करने लगे और सरकार मूक दर्शक बनी रहे, तो समझ लेना चाहिए कि जिहादी बेलगाम हो चुके हैं। क्या यूनुस प्रशासन के पास इन कट्टरपंथियों को रोकने की ताकत है या फिर मंशा ही नहीं है? क्या बांग्लादेश को एक पूरी तरह से कट्टरपंथी निजाम में बदलने की तैयारी है? मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बस्तियां जलाई जा रही हैं और हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। एक गंभीर मानवीय संकट। 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी आज डर के साए में जी रही है। और यह केवल एक देश का आंतरिक मामला नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता का सवाल है। अगर पड़ोस में नफरत की आग नहीं बुझी तो इसकी लपटें दूर तक जाएंगी। दीपू की हत्या, फिर अमृत को निशाना बनाया गया। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं का खून इतना सस्ता हो चुका है कि भीड़ ही जज और भीड़ ही जल्लाद बन चुकी है? बांग्लादेश की नई सरकार को यह साबित करना होगा कि वो केवल एक खास विचारधारा की प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों की रक्षक है। वरना इतिहास इस बात का गवाह है, नफरत की बुनियाद पर बनी सत्ता कभी टिकाऊ नहीं होती। और इसी मुद्दे पर आज दहाड़ में हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप रिएक्शंस देखिए। तरह से बांग्लादेश में नित्य निरंतर हिंदुओं की हत्या होती है, अत्यंत निंदनीय है, घोर निंदनीय है। मैं इसका घोर निंदा करता हूं। वहां की यूनुस सरकार जो है अल्पसंख्यक हिंदुओं को जो है समाप्त करने की जो कुचक्र रचा जा रहा है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं देश के सच्चे प्रधानमंत्री से मांग करूंगा, अब समय चुप बैठने का नहीं है। अब समय आ गया है कि राफेल, ब्रह्मोस, तेजस द्वारा आक्रमण करके बांग्लादेश को भारत में विलय करने का समय आ गया है। देखिए, ये बहुत ही दुखद है और ये षड्यंत्र के द्वारा इसको किया जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि वे लोग केवल मात्र कोई विरोध करने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये भारत की अस्मिता को चुनौती दी जा रही है, जो सिर्फ दुखद ही नहीं है, ये हमारे लिए, राष्ट्र के लिए भयंकर चुनौती है। दूरदर्शिता की पराकाष्ठा का परिचय बांग्लादेश के मुसलमानों ने दिया है। उनको ये पता है कि भारत में भी मुसलमान रहते हैं, अन्य देशों में भी रहते हैं। उनके प्राणों पर खतरा को आमंत्रित किया है। दूरदर्शिता की पराकाष्ठा है और शासन तंत्र की दिशाहीनता की पराकाष्ठा। तो देखिए, अलग अलग रिएक्शंस में एक बात तो साफ है कि हर कोई बात यह कर रहा है कि हिंदुओं की यह हत्या बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, और यह एक बड़ा सवाल है। और दहाड़ की शुरुआत करने से पहले उन सवालों का भी रुख करते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा रहने वाली है। तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि मजहबी कट्टरता का रंग, आखिर नफरत वाली जंग कब खत्म होगी? बांग्लादेश में जो मौत का खेल शुरू हुआ है, कानून और जिहाद का यह मेल है क्या? रहमान का जो गुप्त विधान है, कट्टरता में बांग्लादेश का संविधान फंसा हुआ है क्या? सवाल यह भी कि मिट्टी अपनी, अपना वतन, हिंदुओं से क्यों इतना बेगानापन? वो हिंदू भी उसी देश का हिस्सा हैं, वहीं के नागरिक हैं, फिर उनको इतना बेगाना क्यों कर दिया? जिहादी जमात की माचिस बांग्लादेश से हिंदुओं को मिटाने की क्या यह साजिश है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, क्या यह कट्टरवादी सोच, क्या यह जिहादी जमात की ही कोशिश है जिसके कारण से हिंदुओं को मिटाने की साजिश आज वहां पर हो रही है? चर्चा के लिए खास मेहमानों की तरफ रुख करते ऋषभ तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में, स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा, प्रोफेसर अंशु जोशी विदेशी मामलों के जानकार हैं, मौलाना नूर अहमद अजहरी अध्यक्ष हैं AIMPLB यूपी, संजीव कौशिक हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है। और सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, बांग्लादेश की तस्वीरों को देखने के बाद आजकल आप लोग लगातार इस मुद्दे को तेजी से उठा रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर महसूस कर पा रहे हैं क्या अभी तक?
नहीं, सवाल इस बात का है, ये देखना जरूरी है कि पूरे विश्व में जिस प्रकार से एक जो खामोशी है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जब हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो। बांग्लादेश में आप देखिए किस प्रकार से हिंदू को, सिर्फ हिंदू होना उसका सबसे बड़ा गुनाह था, उसको फांसी पे लटका के, पेड़ से लटका करके फांसी दे दिया, मौत की सजा दे दी। उसके बाद से भी उनका पेट नहीं भरा तो उसको नंगे करके ईंटें पत्थर और डंडों से पीटते रहे और उसको जो है आग के हवाले कर दिया। आप जरा सोचिए कि पूरी मानवता को तार तार इन्होंने कर दिया। ये है इस्लामिक आतंकवाद, ये है जिहादी मानसिकता। तो इससे आप कहीं भी, जहां भी इस तरह की जिहादी कट्टरपंथी मानसिकता होगी, वो यही हाल करेंगे। उनका उद्देश्य ये है कि कोई भी सनातनी, कोई भी मूर्ति पूजा, कोई भी जो वसुधैव, पूरे विश्व को जिसने परिवार कहा, जिस हिंदुओं ने, उनको चुन चुन करके मारना, कैसे उनका उत्पीड़न करना, कैसे इस निंदा में फर्जी तरीके से फंसा देना। तो ये अपने आप में, ये आप देख सकते हो कि इससे बड़ा अमानवीय कुछ नहीं हो सकता है। आप देखो कि जब आज़ादी के समय जो पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या थी, आज देखिए कितना 0.1% बचा हुआ। वही हाल बांग्लादेश का भी है। बांग्लादेश का अगर देखा जाए, जनक ही भारत है, भारत ने उसका सहयोग किया, लेकिन फिर भी भारत ने हमेशा से उनको हर प्रकार से साथ दिया। लेकिन वो बांग्लादेश में आज वो कट्टरपंथी हावी है, इस्लामिक आतंकी हावी है और सरेआम मारे। और उससे भी बड़ा दुखद बात यह है कि जितने बड़े बड़े इस्लामिक संस्थान हैं, सब मौन है। कोई भी जो, अगर कोई मुस्लिम भाई अगर कोई आरती गणेश जी की कर देता है, चाहे कोई, तो उस पर फतवा जारी कर देते हैं। लेकिन इस पे किसी ने फतवा जारी नहीं किया, ये कि बयान नहीं दिया कि गैर इस्लामिक है। वो हर व्यक्ति उसको कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति दे रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये जरूरी है, हिंदू सनातनी जब तक है, वसुधैव कुटुंबकम है, हिंदू सनातनी जब तक है, तभी तक पूरे विश्व की परिवार की भावना है। इस तरह से नफरती लोगों के खिलाफ पूरे विश्व के देशों को आगे बढ़ना चाहिए। मानवतावादी जो मरे पड़े हैं, अफीम खा के सो गए हैं, उनको भी हमें लगता है जागने की आवश्यकता है। और वो नहीं जागे तो हिंदुओं को तो जागना पड़ेगा, हिंदू संगठनों को जागना पड़ेगा और भारत सरकार को भी जागना पड़ेगा। ये नहीं कि अब वो हमारे लोगों को मारते रहे, हम उनको रसद सामग्री पहुंचाते रहे और बिजली की सप्लाई करते रहे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमें लगता है इस पे कठोर एक ऑपरेशन सिंदूर 2 चलाने की आवश्यकता है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे पाकिस्तान में हुआ, ऑपरेशन सिंदूर दूसरा बांग्लादेश के इन कट्टरपंथियों के खिलाफ करने की आवश्यकता है। मौलाना, हिंदुओं की रक्षा हो। ठीक है सर। मौलाना नूर अहमद साहब, आप क्या कहते हैं इस पर? क्योंकि कोई धर्म तो ये नहीं सिखाता, फिर ये कट्टरवादी सोच कहां से आ रही है कि हिंदुओं को टारगेट करो, उनको खत्म करो, उनकी तादाद कम होनी चाहिए, कहीं भी दिख जाए तो उनका नरसंहार होना चाहिए? यह कैसी सोच है? ये इस्लाम नहीं, ये मैंने बहुत पहले कभी कहा है, आपके चैनल पर भी कहा है कि दाइश इस्लाम नहीं, अलकायदा इस्लाम नहीं, लश्कर तैयबा इस्लाम नहीं, जैश मोहम्मद इस्लाम नहीं। ये सब आतंकवादी संगठन हैं और ये सब जालिम हैं, जालिमों के समूह हैं। इनके खिलाफ हमारे उलमा ने, हमारे अकाबरीन ने बहुत बोला है, बहुत इन पर कार्रवाई कराई है, उसकी मांग भी की है। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। मैंने किसी एक मौलाना साहब से ये भी, मौलाना साहब आपको रोककर एक सवाल पूछना चाह रहे हूँ। जब आप फिलिस्तीन के यहाँ पर नारे लग जाते हैं, तो फिर आज जब हिंदुओं की जान को वहां खतरा है, तो उसके लिए सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं लोग? आप कह रहे हैं कि ये इस्लाम नहीं है, आप कह रहे हैं कि ये कट्टरपंथी सोच है, आप खुद इस बात का जब जिक्र कर रहे हैं, तो आज वही ज्वाला नजर क्यों नहीं आती है हिंदुओं के लिए? दरअसल आपका कैमरा जो है वो हमारे पास नहीं आया, तो इसका कसूर हमारा नहीं है। हम लोगों ने इसके खिलाफ बोला भी है, लिखा भी है, कहा भी है, मांग भी की है। और हम अब भी आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार मूर्ख दर्शक न बने, भारत सरकार सिर्फ बातों से काम ना। नहीं मौलाना साहब, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। भारत सरकार के लिए क्या, भारत सरकार क्या करेगी उसका जवाब प्रवक्ता देंगे बैठकर। लेकिन जो मैंने सवाल आपसे पूछा, मौलाना नूर अहमद साहब, मैंने ये नहीं पूछा आपसे, मैंने ये पूछा कि यहाँ जो इतने सारे संगठन हैं वो आज कहाँ हैं, वो आवाज क्यों नहीं बुलंद कर रहे हैं? अरे हड़का दूर ही आप मुझे भाई, मेरी बात तो सुनो आप। मौलाना साहब इसे हड़काना नहीं, इसे सवाल पूछना कहते हैं। मैं आपसे हड़कने वाला नहीं हूँ सर। आपको हड़काने का शौक भी नहीं है किसी को। एक सवाल अगर आपको लगता है कि हड़काया जा रहा है, तो सर उसमें मेरा कसूर नहीं है। तो सवाल तो आप करिए ना। अभी आपने सवाल उनसे नहीं किया, हमसे आप सवाल आप कर रही हैं। अरे तो सवाल पे जवाब नहीं देंगे तो सवाल का जवाब तो लूंगी ना सर। सवाल का जवाब तो लूंगी ना। अगर आप सवाल से इधर उधर भटकेंगे तो सवाल का जवाब तो लूंगी ना। सवाल पूछो तो आप कह रहे हैं कि हड़का रहे हैं। बताइए कौन नहीं है, हम भी बताइए सर। हमें मालूम है। सवाल का जवाब फिर दोहरा दूं मैं एक बार सवाल।
भारत का मुसलमान खुले तौर से ऐसे जालिमों की मजम्मत करता है कि इस तरह की घटनाएं ना कि हर धर्म, हर समाज, हर दिल इसकी चिंता होनी चाहिए और हमको भी इसकी चिंता है। भारत के मुसलमानों की इसकी फिक्र है। तो जब इंसानियत का कत्ल हो तो खून नहीं खोलना चाहिए क्या? जब इंसानियत का कत्ल हो तो खून नहीं खोलना चाहिए क्या? तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्या? पीड़ा नहीं होनी चाहिए क्या? आवाज नहीं उठानी चाहिए क्या? सिर्फ यहाँ पर मजम्मत कर देने से बात नहीं बनेगी ना सर। जैसे और प्रोटेस्ट होते हैं ऐसे ही और संगठन जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको एक्टिव होना चाहिए ना। राफेल हमें दिलवा दो, हम जाएंगे। दिलवा दो राफेल, भारत की राफेल हमें दिलवा दो। हम भी तो भारत के नागरिक है। दिलवा दो, हम जाएंगे बांग्लादेश। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा नूर अहमद अजहरी, भारत पे जो हथियार है, जो वहां जिनके जरिए उन जालिमों के खिलाफ हम कुछ कर सकते हैं, दिलवा दो आप हमें। हम जो कर सकते हैं वही तो करेंगे ना। हम मजम्मत ही कर सकते हैं। क्या है हमारे पास वहां पर जाने के लिए? पता है हमें? आप लोग चैनलों पर बात करके भारत के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? शर्म आनी चाहिए मौलाना नूर अहमद साहब आपको। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। कब तक ये रोना रोते रहेंगे? भारत का मुसलमान कोई खतरे में नहीं है या भारत के मुसलमान को टारगेट नहीं किया जाता। जिनको टारगेट किया जा रहा है उनके लिए जुबान नहीं खुल पा रही है आपकी सर। जिनको टारगेट किया जा रहा है उनके लिए आपकी जुबान नहीं खुल पा रही है। फिर आपको बुरा लग जाता है सवाल पूछो तो आपसे। आपको बुरा क्यों लग रहा है? और आप क्यों ये कह रहे हैं कि टारगेट किया जाता है? शर्म आती है ये बात बोलते हुए आपको? शर्म आती है ये बात बोलते हुए आपको कि आपको टारगेट किया जा रहा है? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए मौलाना नूर अहमद ऐसी बातें बोलकर। शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें बोलकर। जितना आजादी के साथ और जितना हक हुकूक के साथ में देश का मुसलमान रहता है उतना कहीं और नहीं है सर। इस्लामिक कंट्रीज में भी इतनी आजादी नहीं है जितनी भारत में आजादी। और आप छाती पीटने लग जाते हैं, ये बात कहकर रोना शुरू कर देते हैं। गलत बात है मौलाना नूर अहमद। ये एजेंडा मत चलाइए डिबेट के जरिए, ये एजेंडा मत चलाइए। और अब सुनिए सर, बहुत बोल लिया आपने, बहुत बोल लिया आपने प्रोफेसर अंशु जोशी। अरे सर बहुत बोल लिया आपने, एक सेकंड। आप यहाँ जो छाती पीट रहे हैं ना सर जिन बातों पर, बात है वो रोना छोड़ दीजिए। जिनको सच में तकलीफ हो रही है उनके लिए बात कीजिए। जिनको तकलीफ हो रही है उनके लिए बात कीजिए। जिनके लिए बात हो रही है उनको तकलीफ, उनके लिए तकलीफ महसूस कीजिए। सर मुद्दे से मत भटकिए। प्रोफेसर अंशु जोशी, अरे सर एक सेकंड रुकिए। इस्लामिक कट्टरपंथियों से अंशु जोशी जी लगाव है। ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को एक कड़ा कदम उठाना चाहिए। आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि भारत के खिलाफ एक एजेंडा बनाया जा रहा है। क्या एजेंडा बनाया जा रहा है? बिल्कुल हर प्रकार से भारत की आंतरिक और बाह्य हमारी जो सीमा सुरक्षा है उसको लेकर के इस वक्त हमको एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। एक एंटी इंडिया नैरेटिव का निर्माण तत्कालीन मोहम्मद यूनुस रिजीम, उसके साथ जमाते इस्लामी जो एक कट्टरपंथ संगठन है, जो डेमोक्रेसी को बिल्कुल नहीं मानता है, सेक्युलरिज्म को बिल्कुल नहीं मानता है, जो शरिया एस्टेब्लिश करना चाहता है सभी देशों में, और उसके साथ पाकिस्तान की आईएसआई ने मिलकर के ये षड्यंत्र रचा हुआ है। मेरे पहले जो भाई बात कर रहे थे कि भारत में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी तो भारत में 9% के करीब टोटल जनसंख्या के मुसलमान थे और आज वो प्रतिशत 14.2% है। ये जो ग्रोथ है ये अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। और बांग्लादेश में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तब वहां पर हिंदू आबादी कुल जनसंख्या का 22% थी और आज वो हिंदू जनसंख्या जो है वो कुल जनसंख्या का मात्र 7.8 से 8% बची है। तो ये जो 22% से 8% तक हिंदू जनसंख्या आई, इसमें जो बचे हुए हिंदू हैं उनका क्या हुआ? कुछ का धर्मांतरण हुआ होगा, कुछ को मार दिया गया होगा, कुछ को सीमा पार भेज दिया गया होगा, कुछ भाग के आए होंगे। तो वहां जिस प्रकार से हिंदुओं की दुर्दशा है, मुझे दुख ये होता है कि हमारे भारत के जो तथाकथित सेक्युलर भाई बहन हैं वे पैलेस्टीन जैसे मुद्दे पर प्ले कार्ड्स और तरह तरह के बैनर्स और पोस्टर्स और वेबसाइट्स और लिख के और मोमबत्तियां जला करके प्रदर्शन करते हैं। वहां हमारे अपने हिंदू भाई बहनों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनको जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो मेरी तो यहाँ पर सभी पैनल पे जितने भी उपस्थित विद्वान पैनलिस्ट्स हैं उन सबसे मैं गुजारिश करती हूँ कि वे लोग जो ऐसे प्रदर्शनों का हिस्सा लेते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो अब उनको बांग्लादेश में जो हमारी हिंदू माइनॉरिटीज के साथ में अत्याचार वहां पर हो रहा है उस पर भी प्रदर्शन करना चाहिए, उस पर भी प्ले कार्ड्स लेकर के घूमना चाहिए, बांग्लादेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए।
भारत का विदेश मंत्रालय, भारत का रक्षा मंत्रालय, भारत का इंटेलिजेंस तो सीमा प्रहरी बनकर के खड़ा हुआ है ताकि आपके और मेरे जैसे लोग चैन की नींद सो सके। वरना हमारी 4096 किलोमीटर की सबसे लंबी बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है, और बांग्लादेश की बॉर्डर जब इस तरफ हम देखते हैं तो किन राज्यों के साथ जुड़ती है, उसमें प्रमुखतया पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में अभी किसकी सरकार है ये भी हम जानते हैं, तो वहां से भी किस प्रकार का योगदान दिया जा रहा होगा ये भी हम समझ सकते हैं। इसके अलावा भारत के पूर्वोत्तर को अपने में मिलाने की बात यूनुस सरकार कर रही है, एक ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा बना करके पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल को सौंप रही है। यही बात ये जो मृत छात्र लीडर था हादी, उसने भी की थी। तो आप समझिए कि भारत के खिलाफ जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये मात्र अभी के कुछ समय के लिए नहीं है, ये एक हमको बहुत लंबा रोड मैप दिखाई देता है, और इसमें फिर पाकिस्तान जैसी शक्तियों का हाथ है, जिसने न सिर्फ दोनों देशों के बीच के संबंध खराब हो रहे हैं, बल्कि मैं कहूं कि जो ये पूरा एक रीजनल बैलेंस ऑफ पावर है वो इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। और कभी बांग्लादेश जो ग्रोथ का हब कहा जाता था, वो आज टेरर हब की तरह पूरी दुनिया देख रही है। पर बड़ी शोचनीय बात है कि मानवाधिकारों पर बात करने वाली बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और बड़े बड़े देश आज जो हिंदू जनसंख्या के साथ वहां अमानवीयता हो रही है उस पर चुप है। तो इस पर हम सभी को बोलना चाहिए, और बेशक बोलना चाहिए, से ये कहना चाहिए कि आप अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि ऋषभ तिवारी ह्यूमन राइट्स के लिए तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पूरी भारत की जनता आपकी तरफ देख रही है, वो तो आवाज उठा ही रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं एक्शन। पूजा जी, सर्वप्रथम आप सभी को नमस्ते। उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और ये पीड़ा जब बांग्लादेश के भाइयों के हिंदुओं के प्रति कदम दिखती है कैसे तो मिलाएंगे जब निजाम चाहिए? पूजा जी, वो कह रहे हैं कि करने के लिए कुछ हमको निजाम चाहिए, हमको दे दीजिए ताकत। मैं बता रहा हूँ, प्रश्न का पे ही आ रहा हूँ, आपके प्रश्न पे ही आ रहा हूँ। जब हम कदम मिला के चलने की बात करते हैं तो एक स्वर में एक मुद्दे पे मजबूत आवाज उठाकर एक वातावरण तैयार करने की बात करते हैं। ये हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि बांग्लादेश एक दूसरा देश है, और दूसरे देश पे कोई भी कार्रवाई या कोई भी मुद्दे उठाने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जिनके लिए भारत सरकार आंख बंद करके खड़ी नहीं है, उस पे इंटरनल कार्रवाई चल रही है। एक तो एक विषय शांत रहिए, आपके पे आऊंगा, अभी आपकी अच्छी क्लास लगेगी यहाँ पे, आप एकदम शांत रहिए। पूजा जी बोलिए, हिम्मत है आप में, हमसे अरे शर्म नहीं आ रही। पूजा जी, अब आप बताएंगे कि पूजा यादव क्या बोलेगी? अब आप मौलाना बताएंगे कि पूजा यादव क्या बोलेगी? आप बताएंगे कि पूजा यादव क्या बोलेगी? आप बताएंगे कि मैं क्या बोलूंगी? सवाल पे जवाब आपको देना आता नहीं, आपको सिर्फ रोना आता है, आपको सिर्फ रोना आता है। आपको हिंदुओं का दर्द नजर नहीं आ रहा कि वहां पर उनकी कैसे बेरहमी से हत्या की जा रही है? आप तो यहाँ पर खुद को बताते हैं कि आप असुरक्षित हैं। रुक जाइए मौलाना नूर अहमद, अपना एजेंडा यहाँ पे मत पूरा कीजिए, आवाज डाउन कीजिए, इनकी आवाज डाउन कीजिए। और आप कह नहीं करेंगे कि पूजा यादव क्या बोलेगी, और शर्म आपको आनी चाहिए। अब भारत के होकर आपको भारत के अपने संविधान पर भरोसा नहीं, संविधान का सारा हक आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप उसके बाद भी कमियां ढूंढते हैं उसके अंदर, और आप बताएंगे कि शर्म किसको आनी चाहिए? बात पूरी कीजिएगा। बोलिए ऋषभ तिवारी। जी धन्यवाद। पूजा जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट करता हूं। अभी साथी पैनलिस्ट ये जो मौलाना चचा बैठे हैं, ये कह रहे थे कि हमें राफेल दे दो। अरे राफेल दूर छोड़ दो, पहले जो भोपाल में खड़े होकर मदनी ये कहते हैं जिहाद होना चाहिए, उसके मुंह में जाके फेविकॉल लगा के आए। ऐसे जो कट्टरपंथी यहाँ पर बैठकर घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं, वो मनोबल बढ़ाने का काम दूसरे देश के लोग भी देखते हैं। आज कोई सोशल मीडिया का जमाना है मैडम, कोई कहीं छुपा नहीं है। उन्हें पता है कि भारत में हमारे बहुत कट्टरपंथी भाई बैठे हुए हैं, जो हम यहाँ पे अगर नरसंहार करेंगे ना तो उनको सपोर्ट के लिए उतरते हैं। तो पहले एक इनर स्ट्राइक तो देश में आवश्यकता है, जिसकी आवाज अब उठनी शुरू हुई है, और ये सरकार करेगी। आपको सोचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब सरकार में अब आप हैं और आपको लगता है कि ऐसी स्ट्राइक की जरूरत है, तो कीजिए ऐसी स्ट्राइक। किसने रोका आपको? ना मैडम, और हम करते आए हैं, और ये भी हम ही करेंगे। और जब एसआईआर के मुद्दों से यहाँ बैठे छुपे घुसपैठियों को भगाया जा रहा है बाहर, तो ऐसे ही लोग निकलकर सीना जब पीट रहे हैं ना, तो उनके भी नियत और नीतियां सामने स्पष्ट आ रही है। जो बांग्लादेश में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और हमारे अनुशासित संगठन उनके लिए खड़े हैं। हमारे विपक्ष के नेता बंगाल में आर्थिक मदद की बात की है, सरकार अपने नियम के तहत कार्रवाई भी करेगी। इस्लामिक कंट्रीज में कहीं पर भी कुछ होता है तो सारी इस्लामिक कंट्रीज का साथ खड़ी होती हैं। भारत से क्यों बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि भारत हिंदू बहुसंख्यक है ना। तो यहां पर अगर लोग कह रहे हैं कि जब हिंदुओं के लिए भारत नहीं कुछ बोलेगा, भारत कोई एक्शन नहीं लेगा, तो दुनिया में आप क्या संदेश दोगे? पूजा यादव और बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो गया तो सरकार क्या कर रही थी? लोग तो सवाल पूछ रहे हैं कि इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, अब तक क्यों नहीं किया कुछ?
पूजा यादव जी, आपको ये किसने कह दिया कि भारत सरकार कुछ नहीं करेगी? ये आपको कैसे पता चल गया? कहने का विषय यह है कि आप जो घटना घटी है, और हमें यह जानना होगा कि जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाते हैं भारत के अंदर, तो वहां पे भी नियम होता है, और हम करेंगे मैडम। ये हम ही हैं जो पाकिस्तान को भी जवाब देते आए हैं और बांग्लादेश को भी जवाब देंगे। हमें किसी की मुंह जोगने की राजनीति की आवश्यकता नहीं। भारत की पहचान सनातन संस्कृति की संरक्षण है, और भारत हिंदुओं के लिए खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। और सीना ठोक के कहता हूं, जिसको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, राजनीति करनी है, करते रहिए। घुसकर मारने की जरूरत पड़ेगी तो मारेंगे, लेकिन एक बात यह कहना जरूरी है मैडम कि इस चीज को देश की जनता को भी देखना जरूरी है। जो बंगाल में बैठी ममता बनर्जी की खूनी राजनीति सरकार कर रही है, वो किसको संरक्षण दे रही है? आज बांग्लादेश बॉर्डर की स्थिति पता है मैडम क्या है? लोग जाना चाह रहे हैं, उनको वो वहां पे शेल्टर बनाने की बात करती है। त्रिपुरा के अंदर 1.5 महीने में चुनाव में रहा, जब आप फ्लाइट से अगरतला उतरती है तो कुछ पोर्शन बांग्लादेश का जाता है। वहां पे जब फैंसी हुई तो यही बांग्लादेश के लोग और ममता बनर्जी का वक्तव्य निकल के आया कि दो भाईचारे के बीच दीवार खड़ा की जा रही है। कोई दीवार यहां खड़ा नहीं किया जा रहा। उन लोगों को सबक सिखाने के लिए अमित शाह जी ने भी कहा है कि जो भी कदम उठाएंगे हम करेंगे। लेकिन एक विषय यह है कि जब देश के अंदर से हर रूप से आवाज उठती है, जब सामूहिक प्रयास होता है, तो विश्व स्तर पे दबाव बनने में एक मजबूत स्थिति पैदा होती है। मोहम्मद नूर हैं या जा चुके हैं? अब संजीव कौशिक जी, पहले जरा टीम उनको चेक करें। भारत से भी भागने की आवश्यकता है ऐसे मौलाना। संजीव कौशिक जी, देखिए पूजा, सच बात यह है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के दुख पर, या वो जो पीड़ित है वहां पर, उस पर चर्चा कर रहे हैं। हिंदुओं पे चर्चा कर रहे हैं कौशिक जी। शर्म आती है क्या बोलने में? हिंदू शर्म आती है आपको? हिंदू पे अत्याचार बोलने दीजिए ना। जितना आप इतनी सरगर्मी यहाँ टीवी पे बैठ के दिखा रहे हैं ना, देश की सरकार ने दिखाई होती तो अभी तक चुप पड़ जा रहा था बांग्लादेश। आपको बात समझ में नहीं आ रही है? अभी आपसे सवाल पूछा जा रहा है, करना चाहिए, पूरे मन से है, तन से है, धन से है, कर क्या रहे हैं ये बताइए ना। वहाँ हिंदुओं को लटकाया जा रहा है, यहाँ मजाक बना रहे हैं आप। हिंदुस्तान में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं आप, यहाँ के अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं आप। अरे हिम्मत है तो वहाँ कार्रवाई कीजिए। पड़ोसी के घर में यदि खूबसूरत सुगंधित अगरबत्ती जलती है तो उसको खुशबू हमारे तक आती है। यदि वहां लाश जल रहा है तो बदबू हमारे तक आ रही है। पहचानिए उसको, संभाल सकते हैं तो संभालिए। आपके पड़ोस कोई बड़ा राष्ट्र होता, आप अपने आप को स्वयं कहते हैं, 56 इंच का सीना वाला कहते हैं, कोई बड़ा राष्ट्र होता, उसके बगल के पड़ोसी में इस तरह की घटनाएं होती, वो चुप रहता। कायर हैं आप लोग, कायर हैं आप लोग। उस हिंदुओं के मौत के जिम्मेदार हैं आप लोग, और यहाँ पर करके यहाँ के अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हैं आप। इससे आपको लगता है कि वहां छूट मिलेगी? आप उन लोगों के जीवन में और परेशानियां पैदा कर रहे हैं। आपकी बात समझ नहीं रहे हैं। और आप लोग आप यहाँ जितना हमलावर जी, कैसे ये परेशानियां पैदा कर रहे हैं? यहाँ ये जितना ही अल्पसंख्यकों को हिंदुस्तान में टारगेट करेंगे, जिस तरह से वो अभी कह रहे हैं बांग्लादेशी के नाम पे, वहाँ जाकर परेशानी पैदा होगी, वहाँ परेशानी पैदा होगी। कौशिक जी एक सेकंड, अल्पसंख्यकों को कहाँ टारगेट किया जा रहा है? अभी क्या कह रही है? कैसे टारगेट किया जा रहा है? जो बांग्लादेशी घुसपैठिए यदि यहाँ आए हैं, बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हैं भारत के? मैंने कहा, बांग्लादेशी भारत के अल्पसंख्यक मैंने कहा कि मेरी पूरी बात होने दीजिए। वो बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां से आए हैं, उसके बहाने भारत के अल्पसंख्यक हैं क्या? मेरी बात तो सुन लीजिए ना। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां से आए हैं, उनको अल्पसंख्यक होने के साथ साथ यहाँ के अल्पसंख्यकों को जोड़ करके जिस तरह से प्रताड़ित और धमकी देने की बात हो रही है, ये सही नहीं है। आप बताइए ना। बांग्लादेशी तो यहाँ पर उनको जला रहा है, काट रहा है क्या? ये बताइए कि मौलाना अरे बांग्लादेशियों को किसी ने यहाँ पे उत्पीड़न दिया है क्या? सवाल क्यों पूछा जा रहा है? उत्पीड़न किया क्या? किसी ने उत्पीड़न किया क्या बांग्लादेशियों का? यहाँ पे किसी ने उत्पीड़न किया क्या? बांग्लादेशी को जलाया, काटा, मारा, पीटा? ये सवाल मौलाना से क्यों? अरे क्या देश की सरकार मर गए, क्यों नहीं किया जाएगा सर? जब सामूहिक प्रयास की बात हो रही तो देश का मुसलमान भारत से अलग है क्या? कहा कि क्या कर रही है सरकार? अरे भारतीयों की बात होनी चाहिए ना। तो मौलाना भारतीय नहीं है क्या? सरकार प्रयास, मौलाना एक बार कह नहीं पा रहे, पूछिए, मौलाना एक बार नहीं कह पा रहे। आप तो अल्पसंख्यक, अरे संजीव कौशिक जी आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। जब आपने सवाल पूछा तो आप अल्पसंख्यक किसको बता रहे? बांग्लादेशी। अरे बांग्लादेशी भारत के अल्पसंख्यक है क्या? मैंने कहा कि सरकार से सवाल पूछिए, सरकार के मुंह में उंगली डाल के पूछिए कि सरकार क्या कर रही है। इतनी बड़ी हिंदू की सरकार हिंदुओं को जलाया जा रहा है, नहीं पूछेंगे। भारत में अल्पसंख्यक से मुसलमान है क्या? आप मौलाना से भारत में अल्पसंख्यक से मुसलमान है क्या? पूछूंगी। मौलाना इस भारत, मौलाना देश के नहीं है क्या? मैंने कहा मौलाना आपको दर्द हुआ कि नहीं हुआ? सरकार से संजीव कौशिक, अगर एक हिंदू जलाया जाता है सिर्फ इस कारण से, शेख हसीना को कत्ल करवा रही है, शेख हसीना से आपको क्या एतराज है? क्या शेख हसीना बुरी है क्या? मैंने कहा कि आप शेख हसीना से आपको क्या लगता है? शेख हसीना भारत के लिए बहुत बुरी है? शेख हसीना को बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए?
बताइए। वहां के सरकार को या वहां के आंदोलनकारियों को ये ऐसा पहली लगता बार है है कि क्या सर? हमारे यहाँ से एक भगाए हुए भगोड़े और ये पहली बार है क्या? वहां का तो इतिहास यही कहता है, वहां का तो इतिहास ये कहता है। आप भुगत रही है ना? क्या भुगत रहे? वहां के हिंदू इस तरह से इस कदर परेशान हैं, जलाए जा रहे हैं, तो शेख हसीना सिर्फ हिंदुओं की थी क्या? शेख हसीना सिर्फ हिंदुओं की थी क्या? मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ। तो शेख तो फिर नहीं तो फिर सिर्फ हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? वो हिंदू भारत के हैं क्या जिनको चलाया जा रहा है? अरे सर वो हिंदू भारत के हिंदू हैं क्या जिनको चलाया जा रहा है? हिंदुस्तान के प्रति बांग्लादेश में अरे जो हिंदुस्तान के हिंदू ही नहीं है तो उनको टारगेट क्यों किया जा रहा है शेख हसीना के नाम पर? प्रति हिंदुओं के प्रति इसका जवाब है वहाँ के मुल्क के लोगों में इस तरह की संजीव कौशल जी, दो बातें आपने कही, दोनों बातों में आप उलझ गए। पहला ये कि शेख हसीना अगर भारत का काउंटर है, बोलिए। अब इनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, बार बार जो पूछ रहे हैं मौलाना से क्यों पूछ रहे हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं जनाब कि जब हिंदुओं के लिए प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, अन्य जगह पे तो कोई सरकार बैन नहीं की, लेकिन जब बंगाल के अंदर प्रदर्शन हुआ तो परमिशन नहीं दिया जाता है। अरे भाई साहब, जुड़ चुके हैं मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में मौलाना गुलाम सरवर इस वक्त हैं। बताइए, हिम्मत हो तो गुलाम सरवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं गुलाम सरवर साहब आपके पास वापस लौटूंगी, एक बार सीधे गुलाम सरवर साहब के पास जाते हैं। गुलाम सरवर साहब आप क्या कहेंगे? मैं वही कहूंगा जो लोग कह रहे हैं, सारे भारत के जो लोग कह रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूं। आप क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, सभी लोग कह रहे हैं। और नया क्या कहा जा सकता है? बहुत दिनों के बाद खुशी ये हुई कि आज विदेश मंत्रालय ने एक छोटी सी टिप्पणी की है कि इसकी घोर निंदा की जाती है, नहीं होनी चाहिए। आप देख लेंगे, आप लोग तो पत्रकार हैं, सारा अपडेट आपके पास है। हम लोगों को जो मिलता है उसमें आज मिला कि विदेश मंत्रालय ने आज आपत्ति दर्ज कराई है इतने दिनों के बाद, और बिल्कुल छोटी सी टिप्पणी, नपी तुली, पता नहीं क्यों। अब बार बार ये कहा जाता है कि मौलाना बोलें, मुसलमान बोलें, मुसलमान उछलें, मुसलमान कूदें, फतवा लगा दो बांग्लादेश पे। सारे मतलब अज्ञानता भरे सवाल होते हैं। अरे भाई, हम लोग तो डे वन से बोल रहे हैं, पूरा में सोशल अकाउंट्स खोलकर देख लीजिए, सैकड़ों यूट्यूब चैनल पर बयान आए हुए हैं। और जिस चैनल में भी इस डिबेट में गए, निंदा से आगे क्या कुछ हाथ में दीजिए तो जाके वहाँ ऑर्डर पे फायरिंग शुरू कर दें। क्या मतलब है जबरदस्ती आप फोर्सफुल्ली हमसे कहते हैं नहीं नहीं तुम ये करो, नहीं नहीं वो करो। अरे हम क्या कर सकते हैं? हम लोग मौलाना गुलाम साहब मैं बताती हूँ जो आप कह रहे हैं, बताइए। मैं बताती हूँ सर, दीजिए तो करेंगे। मैं बताती हूँ आपको, देश भर में अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अभी तो आपके हाथ में तो प्रोटेस्ट करना ही है। बिल्कुल, आप सिर्फ बयानबाजी, आप यहाँ पर कहें कि जी हम निंदा करते हैं, इससे नहीं सर। आवाज तो बुलंद करनी पड़ेगी ना। सिर्फ फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद की जा रही थी कि नहीं की जा रही थी? 100 लोगों को जमा कीजिए। तो मौलाना से मौलाना कहकर मैंने आवाज उठा ली। सुनिए साहब सुनिए साहब, एक सेकंड सुनिए। मौलाना सरवर साहब सुनिए। पर एप्लीकेशन देने अरे मौलाना सरवर साहब सुनिए, सिर्फ मौलाना से पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं चक्रपाणी महाराज से भी पूछा। अरे सर मौलाना से क्या पूछा, चक्रपाणी महाराज से भी पूछा। टीवी में गया कि नहीं पार्लियामेंट? अरे सर सुन तो लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए मौलाना साहब। सिर्फ मौलाना कह दो तो बुरा क्यों लगता है? चक्रपाणी महाराज को तो बुरा नहीं लग रहा चक्रपाणी महाराज का, तो क्यों चक्रपाणी महाराज जी? आपसे अगर कहा कि चक्रपाणी महाराज बताएं कि क्या कर रहे हैं तो आपको बुरा लगा क्या? मौलाना साहब को बुरा क्यों लगता है? चक्रपाणी महाराज हो, मौलाना साहब हो, पूजा यादव हो, संजीव कौशिक हो, चाहे ऋषभ तिवारी हो, हर आदमी इंडियन है, हर आदमी भारतीय है। तो आप मौलाना और चक्रपाणी सोच के क्यों बोलते हैं कि हमसे क्यों पूछा जा रहा है? एक भारतीय होने के नाते जो पीड़ा मुझे हो रही वही पीड़ा आपको हो रही होगी, ऐसे पूछा जाता है। आप उसको मौलाना में डिवाइड कर देते हैं। भारतीय सर डिवाइड आप कर देते हैं। अब आपके नाम के आगे लिखा है मौलाना गुलाम सरवर, तो क्या मैं आपको मौलाना गुलाम सरवर ना बुलाऊं? चक्रपाणी महाराज अगर लिखा है स्वामी चक्रपाणी महाराज, तो स्वामी चक्रपाणी महाराज को तो मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज ही बुलाऊंगी ना सर। नहीं तो इसमें तकलीफ क्यों होने लगती है सर? क्यों कहते हैं कि मौलाना को टारगेट किया जा रहा है? का अंदाज देखकर। अरे सर सवाल तो आप फला काम कर रहे थे तो इसलिए अब यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है सर। इसी का फायदा उठाता है दुश्मन, इसी का फायदा उठाता है सर दुश्मन। क्या बोलना वही बोलता रहूंगा। सर वो सुना घर का भेदी लंका ढाए, वो सुना है मुट्ठी में जब तक ऐसे मुट्ठी बंद होती है तब तक उसी में ताकत होती है, जैसे ये मुट्ठी खुलती है वो कमजोर हो जाता है। सर यही बात यहाँ पे हर किसी को समझनी होगी। जल्दी से ऋषभ तिवारी। पूजा जी देखिए, बार बार ये कह रहे हैं कि आप हमें क्यों बोल रहे हैं? साहब आपको इसलिए बोल रहे हैं कि वहां जो उत्पाद हो रहा है ना, आपके कौम आपके धर्म को मानने वाले लोग कर रहे हैं। और ये सीना ठोक के मैं कह रहा हूं
जिस धर्म को आप रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसी धर्म के युवक वहां पे हत्या कर रहे हैं और कोई मुंह जोगने के लिए यहाँ नहीं बैठा है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। स्पष्ट मैं कहता हूं, ये आप लोग जब सऊदी अरेबिया से फतवा जारी होता है कि आज ईद का चांद निकल आया, तो आप पूरे देश में सर्कुलेट करते हैं, काहे नहीं फतवा जारी करते हैं कि जितने मुस्लिम के वहां पे मौलाना है, जितने लोग धर्म में, चलो बंगाल के बॉर्डर पे एक बड़ी रैली दिखाते हैं, फिलिस्तीन का झंडा लहराते थे जब 15 अगस्त के समय, आज निकालिए ना झंडा, कहां चल गया झंडा, कहां चल गया फतवा, कहां चल गया यूनिटी, कहां चल गया मदरसे में बोलने का वो स्पीच। तो केवल जहां पे आपको अपनी तुष्टिकरण दिखेगी वहां पे आप लोग नजर आएंगे। जहां तक भारत सरकार का विषय है, ये बात मैं स्पष्ट कहता हूं, कोई ये लूडो का खेल नहीं है, ये पूजा जी भी समझती हैं, जिम्मेदार पत्रकार हैं, वहां पे इंटरनेशनल परमिशन और 10 चीजें होती हैं, हम सरकार उन नीतियों पे बढ़ रही है, लेकिन एक सामूहिक प्रयास जब होता है, सामूहिक जब आपके कौम भी सामने निकल कर आते हैं कि भैया जब जिस कौम के लोग कर रहे हैं उस कौम के लोग भी निकल कर आ रहे हैं, तो इंटरनेशनल दबाव बनता है। अरे आप निकलने दोगे तब ना भाई, आप तो लिंच कर ले रहे हो निकलते के साथ, रोज तो वीडियो आ रहा है। क्यों नहीं फेविकॉल लगाते हो आप? जो कहता है अरे मुसलमान तो छोड़ो, आप मुस्लिम का भी लिंचिंग कर दिए आप, बांग्लादेशी समझ के विरोध खड़ा हो गया कि ममता बनर्जी लाठियां चार्ज करती है, जब बांग्लादेशी हिंदू पे अत्याचार के ऊपर प्रदर्शन होता है तो लाठियां बरसाई जाती है। कितने मौलाना निकल कर आए कि ममता बनर्जी आपका कोई हक नहीं बनता, तो वहां पे तो आपको लगता है नहीं 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 नहीं, अरे कोई मर रहा है मरने दो, हमारा कौन है। उस समय आपको इसलिए पूछा जाएगा कि जब दूसरे देश में आपके कौम के ऊपर हत्या होती है तो सीधा ठोक। पर ये कौम क्या है? यही तो सारा देश को बांटने का सिलसिला है सर। मुझे लगता है कि ये धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। जब सर तन से जुदा होता है तो यहां से जुबान नहीं आती, जब इधर से लिंचिंग हो जाती है तो उधर से जुबान नहीं आती है। तो तुष्टीकरण की तो बातें ये सब चारों तरफ से हो रही है। इसका मतलब अरे मारने वाला किसका सगा, किसका सगा मारने वाला? चक्रपाणी महाराज जी, कौन सा धर्म सिखाता है कि मारो? ये तो धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं जो मारने की बात करते हैं। जल्दी से चुप जाते हैं तो और बदनाम होता है धर्म। पूजा जी देखिए इस बात को समझना होगा। अब हमें लगता है केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी जरूर है। जब नागरिक संशोधन बिल बन गया है तो उसमें हमारे जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हिंदू पीड़ित है उनको तुरंत बुलाया जाना चाहिए, उनको संरक्षण दिया जाना चाहिए, और नहीं तो उनके ऊपर आक्रमण करना चाहिए जो आतंकी है, जो वो है। दूसरी बात जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि हमें ही क्यों टारगेट किया जा रहा है मौलाना के, अरे भाई फिलिस्तीन और गाजा के लिए तो आप लाखों लोग रोड पे उतर जाते हैं और नारे लगाते हैं फिलिस्तीन के समर्थन में, गाजा के समर्थन में, लेकिन वहां हिंदू को जलाया जा रहा। सुन लीजिए मेरी बात, हिंदू को सरेआम जलाया जा रहा है और आपकी खून नहीं खोल रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा जाना चाहिए। हर हिंदू संगठन, हर हिंदू का इस पे कार्य कर रहा है, लेकिन आप इस पे मौन है। तो देखिए मौलाना साहब, सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। ये मौन स्वीकृति ये ठीक बात नहीं है। गाजा पे बम बारूद चलता है तो आपको पेट में दर्द हो जाती है, आपको उन भाइयों से लगाव है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू मारे जाते हैं, गाँव के गाँव आग लगा दिया जाता है तो आप मौन हो जाते हैं। और जब कोई पूछता है तो आप उससे कहते हैं हमसे क्यों पूछा जा रहा है? अगर दर्द ना होता तो भारत का प्रयास ना होता ना सर। इसी देश के आप अगर इंसानियत के कत्ल पर भारत को दर्द ना होता तो भारत शांति के लिए प्रयास न कर रहा होता। कर रहे हैं और आपके भाई को वहां पे सरेआम हम ना कह रहे होते कि ये युद्ध का देश नहीं, ये बुद्ध का देश है, ये दौर पे युद्ध का नहीं। आप चाहते हैं कि कोई आपसे कुछ पूछे भी नहीं, ये तो कमाल की बात है भाई, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना। आप चाहते हैं कि आप कुछ भी करते रहे, आपसे कोई बोले ना। भाई आपकी भी जिम्मेदारी, सारी शक्ति आपके पास है और आप हमको जबरदस्ती यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे तो इसलिए आपको हमें लगता है नाम जल्दी से प्रोफेसर अंशु जोशी होना चाहिए, आपको भी खून अमर शेष है नहीं पाप का, पापी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास, उनका भी अपराध। तो आज जो फिलिस्तीन के लिए झंडा उठाने वाले बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस पर चुप है। ये बात किसी कौम, किसी धर्म की नहीं है, बात भारतीयता की है और भारतीय सरकार अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। अभी हमारी गैंजेस वाटर ट्रीटी है, 30 साल की ट्रीटी थी, वो रिन्यूअल के लिए आएगी, तब आप भी देखेंगे कि भारत की कूटनीति किस तरह से अपना काम करती है और इस तरह से हम किसी देश पर आक्रमण नहीं कर सकते।
तो वो अलग अलग स्ट्रेटेजिकली और कूटनीतिकली इसका जवाब जरूर दिया। देखिए पूजा, निश्चित तौर पे हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत ज्यादा बेहद गंभीर स्थिति है और इस स्थिति पर हमारे सरकार को पैनी निगाहें रखनी चाहिए। कूटनीतिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर हस्तक्षेप करने की जरूरत है। सरकार की चुप्पी ये बेहद सबको सर सब मिलेगा। ये डिबेट कहीं नहीं जाने वाली, ना पूजा यादव कहीं जाने वाली, ना भारत 24 कहीं जाने वाला, ना आप कहीं जाने वाले, और यहाँ बैठे सब लोग यहीं रहने वाले हैं। असल में बात यह है कि विषय की गंभीरता को समझना बेहद जरूरी है। ये रोना शुरू कर देना कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है या यहाँ पर क्या हो रहा है। भारत जैसा लोकतंत्र पूरी दुनिया में कोई नहीं, जितना बोलने का अधिकार और जितना अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ने का अधिकार यहाँ पर है, शायद ही किसी और देश में होगा। और वो कहते हैं ना, जब आसानी से चीजें मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। शायद यही वजह है कि लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे।